एक पत्रकार जो अंडरवर्ल्ड के राज लिखता था, हर हफ्ते उसके कॉलम से किसी न किसी डॉन के नाम से अंडरवर्ल्ड हिल जाता था। लेकिन जून 2011 को जब वो अपने ही घर की तरफ जा रहा था तो किसी ने 4 गोलियां मारी और मुंबई की लंबी लिस्ट में एक और बड़ा हत्या का मामला जुड़ गया। तुरंत एक नाम सामने आया, छोटा राजन का। सबने कहा अंडरवर्ल्ड ने मारा और पुलिस ने भी छोटा राजन की ओर इशारा कर दिया। लेकिन अखबार में जो छपा वो सच था? शायद नहीं। तो चलते हैं उस असली कहानी की ओर। मुंबई शहर दूर से देखो तो जगमगाती हुई माया नगरी, लेकिन करीब से देखो तो पता चलेगा कि वहां के चमक के पीछे बहुत अंधेरा छिपा हुआ है। हर गली में खबर छुपी होती है और खबर के पीछे एक खतरा। इसी मुंबई के सबसे चर्चित क्राइम रिपोर्टर थे जेडे। इसकी खबरें पढ़कर बड़े बड़े डॉन, दाऊद, छोटा राजन और गबली भी सोचते थे, अरे ये सब इसको कैसे पता चल जाता है। 11 जून को जब यही जेडे दोपहर को अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे तो मुंबई के पवई इलाके में सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर जेडे की हत्या कर दी गई। अगले दिन पुलिस ने कहा राजन गैंग का काम है, क्योंकि जेडे से राजन नाराज था। राजन को छोटा डॉन और चिंदी बोलने की कहानी भी सामने आई। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब मिला, कुछ नंबर जो सिर्फ राजन गैंग के नहीं बल्कि एक और नाम सामने आया, नाम जिग्ना वोरा का। अब सवाल ये नहीं था कि गोली किसने चलाई, बल्कि सवाल ये था कि गोली किसने चलवाई। और यहीं से मुंबई के इतिहास की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री शुरू होती है। जिग्ना वोरा भी एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर थी। कहा गया कि उनके और जेडे के बीच एक पुरानी प्रोफेशनल राइवलरी थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि जिग्ना ने ही राजन गैंग को जेडे का मोबाइल नंबर और बाइक डिटेल्स दी थी। मतलब ये कि एक पत्रकार ने दूसरे पत्रकार को एक गैंग का इस्तेमाल करके मरवा दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्योंकि पुलिस की थ्योरी में कई लूप होल्स थे। इसी मर्डर पर बनी थी नेटफ्लिक्स की सीरीज स्कूप, लेकिन वो थी अधूरी कहानी। ज्योतिर्मय डे का जन्म 1955 में हुआ था। मुंबई क्राइम और इन्वेस्टिगेशन बीट के जाने माने बड़े पत्रकार थे। उन्हें ज्योतिंद्र डे, कमांडर जे और जेडे जैसे कई नामों से जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांसर के तौर पर की थी। पहले वो वाइल्ड लाइफ क्राइम पर लिखते थे, लेकिन 1996 में इंडियन एक्सप्रेस में शामिल होने के बाद उनका मेन फोकस जो है वो मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियों पर हो गया। पर डे सिर्फ खबर जुटाने वाले पत्रकार नहीं थे, बल्कि अंडरवर्ल्ड के एक्सपर्ट थे। उनकी एक्सपर्टीज का अंदाजा उनकी 2 किताबों से लगाया जा सकता है, जीरो डायल द डेंजरस वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मर और खल्लास। इन किताबों से ही पता चलता है कि डे की जानकारी सिर्फ ग्राउंड लेवल तक नहीं थी, बल्कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऑपरेशन को गहराई से समझा था। बाकी आखिर के समय में जेडे मिड डे अखबार के सीनियर क्राइम रिपोर्टर और इन्वेस्टिगेशन एडिटर के रूप में काम कर रहे थे। उनकी कलम में इतनी ताकत थी कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड, चाहे वो डी कंपनी का बादशाह दाऊद इब्राहिम हो या उसका पुराना दुश्मन छोटा राजन, सब उसकी एक खबर से थरथरा जाते थे। उन्होंने मुंबई अपराध जगत को अपने मुट्ठी में कर रखा था, क्योंकि उनके खबरी पुलिस थाने से लेकर दुश्मन गैंग के गुर्गों तक फैले हुए थे। वो सिर्फ खबरें ब्रेक नहीं करते थे, वो अंडरवर्ल्ड की राजनीति, उनके धंधे, उनके ठिकाने यानी पूरी कुंडली खोल कर रख देते थे। वो पुलिस के लिए एक तरह के गॉडफादर थे, जिन्हें हर खुफिया जानकारी सबसे पहले पता होती थी। उनकी खासियत ये थी कि वो निडर होकर लिखते थे, शायद इतने निडर कि उन्होंने अपनी मौत को भी चुनौती दे दी। साल 2011 जेडे अपनी 2 सबसे खतरनाक किताबों पर काम कर रहे थे। एक थी छोटा राजन पर, जिसका नाम था छोटा राजन आई वॉज ए डॉन, और दूसरी थी ओपेरा हाउस, जिसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में कई अनदेखे और बड़े खुलासे थे। और यहीं से कहानी में मौत का जहर घुलना शुरू हुआ। राजन पर लिखी जा रही किताब में कुछ ऐसी बातें थी जो डॉन को किसी भी हाल में मंजूर नहीं थी। सबसे बड़ी बात, जेडे ने अपनी एक रिपोर्ट में छोटा राजन को चिंदी कहकर पुकारा था, यानी मामूली। एक डॉन के लिए जिसकी पूरी सत्ता और पहचान सिर्फ खौफ और नाम पर टिकी हो, उसके लिए यह गाली नहीं बल्कि उसकी मर्दानगी और दबदबे पर सीधा सीधा वॉर था।
इस शब्द ने राजन के दिल में बदले की एक ऐसी आग लगाई जिसे बुझाने के लिए वो सिर्फ खून बहाना चाहता था। जेडे ने राजन की कमजोरियां उजागर करते हुए ये भी बताया कि दाऊद से अलग होने के बाद राजन अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। ये बातें राजन को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि जेडे डी कंपनी की तरफ से उसकी छवि खराब कर रहा है और उसे मामूली गुंडा साबित करने की कोशिश कर रहा है। जेडे की कलम राजन के लिए अब AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। फिर भी जेडे अपनी काली पल्सर पर मुंबई की सड़कों पर बेखौफ घूमते थे। उन्हें पता था कि वो एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं जहां किसी भी पल मौत दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, लेकिन उनकी कलम की धार कभी धीमी नहीं हुई। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार और युवा पत्रकार की, नाम जिग्ना वोरा। जिग्ना उस समय द एशियन एज अखबार में डिप्टी ब्यूरो चीफ थी। वो भी क्राइम रिपोर्टिंग करती थी और उनकी भी अंडरवर्ल्ड तक पहुंच थी, जिसमें छोटा राजन भी शामिल था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि जिग्ना और जेडे के बीच प्रोफेशनल राइवलरी चरम पर थी। जेडे सीनियर एडिटर थे, उनका दबदबा था और उनकी पहुंच बड़ी बड़ी खबरों तक थी। जिग्ना को लगता था कि जेडे जानबूझकर उनके काम में बाधा डालते हैं, उन्हें रोकते टोकते हैं, उन्हें बड़ी खबरों से दूर रखते हैं और उनके करियर की रफ्तार को धीमा कर रहे हैं। एक महिला पत्रकार के लिए पुरुष प्रधान क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाना ऐसे भी मुश्किल था और जेडे की छाया उन्हें भारी पड़ रही थी। ये जलन और ईर्ष्या एक खतरनाक साजिश की नींव बन रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी जलन और करियर में आगे बढ़ने की चाहत जिग्ना ने छोटा राजन को जेडे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने राजन को बताया कि जेडे न सिर्फ उनकी चिंदी वाली खबर छापकर उनकी छवि खराब कर रहे हैं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और कमजोरियों को दुनिया के सामने लाने वाली एक किताब भी लिख रहे हैं। पुलिस ने सबूत के तौर पर कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और कुछ इंटरसेप्ट किए गए मैसेज का हवाला दिया, जिससे पता चला कि जिग्ना लगातार राजन के गुर्गों और खुद राजन के संपर्क में थी। माना गया कि इन बातचीत के लिए जिग्ना अंतर्राष्ट्रीय कॉल या विदेश से इस्तेमाल होने वाले नंबरों का प्रयोग कर रही थी। अब ये खबर तो आग में घी डालने जैसा था। एक तरफ राजन अपनी बेइज्जती से बौखलाया हुआ था, ऊपर से जिग्ना के भड़काने वाले मैसेज ने उसे जेडे की हत्या का फरमान सुनाने के लिए उकसा दिया। फिर आई तारीख 11 जून 2011। मुंबई में सप्ताहांत की दोपहर थी। पवई के हीरानंदानी गार्डन के आसपास की सड़कें आमतौर पर बिजी रहती थी। जेडे अपनी भरोसेमंद काली पल्सर मोटरसाइकिल, जिसका नंबर MH03BQ9437 था, उस पर सवार होकर गोरेगांव में अपनी मां से मिलने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वो हीरानंदानी के एक बिजी फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे, अचानक दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों पर सवार 4 शार्प शूटर ने उन्हें घेर लिया। एक पल के लिए जेडे को शायद खतरे का एहसास भी हुआ होगा, लेकिन उन्हें संभलने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं मिला। सामने की मोटरसाइकिल पर बैठा मेन शूटर सतीश कालिया, जिसने चेहरा नकाब से ढका हुआ था, उसने अपनी पिस्टल निकाली। चलती मोटरसाइकिल पर ही बीच सड़क पर जेडे को पीछे से और बगल से अंधाधुंध 5 गोलियां मार दी गई। ये एक पेशेवर फिल्मी स्टाइल का शूट आउट था, जिसे सिर्फ एक ही मकसद से अंजाम दिया गया था, मारना, ताकि अंडरवर्ल्ड की ओर से एक सबक दिया जा सके छोटा राजन की ओर से। गोलियों की आवाज से इलाका दहल उठा। जेडे अपनी बाइक के पास सड़क पर गिर पड़े। खून तेजी से डामर पर फैल गया। लोग चिल्लाए, गाड़ियां थम गई, लेकिन शूटर पलक झपकते ही मुंबई की भीड़ में गायब हो गए। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमांडर जे की कलम हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। मुंबई की पत्रकारिता की दुनिया और अंडरवर्ल्ड का नाजुक संतुलन टूट चुका था और पूरे देश में भूचाल आ गया। जेडे की दिन दहाड़े हुई हत्या ने मुंबई पुलिस पर भयंकर राजनीतिक और मीडिया दबाव डाल दिया। यह सिर्फ एक पत्रकार का मर्डर नहीं था, यह मुंबई पुलिस के इकबाल और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला था। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को केस क्रैक करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और शूटरों की धरपकड़ शुरू हो गई। पहली नजर में पुलिस को दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दोनों पर ही शक हुआ, लेकिन कॉल डिटेल्स और खुफिया जानकारी के पता चलने के बाद हत्या के पीछे छोटा राजन का हाथ था, ये साफ हो गया, जो उस वक्त इंडोनेशिया से अपनी गैंग चला रहा था। फिर पुलिस ने शूटरों को ट्रैक करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया।
सीडीआर की डंपिंग और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने 16 दिन के भीतर देश भर के अलग अलग कोनों से 7 शूटरों को धर दबोचा। आगे मेन शूटर सतीश कालिया समेत पूरी गैंग पकड़ी गई। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने राजन के आदमी विनोद असरानी उर्फ विनोद चेंबूर ने हत्या की सुपारी दी थी। विनोद चेंबूरकर एक बुकी और रियल एस्टेट डेवलपर था जो राजन के लिए फाइनेंसर और मिडिलमैन का काम करता था। खुलासा हुआ कि जेडे की हत्या के लिए राजन ने 5 लाख की सुपारी दी थी, जिसमें से 2 लाख एडवांस में दिए गए थे। क्योंकि ये क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के जरिए किया गया था, इसलिए मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका लगाया गया, जिसने ट्रायल को और भी सख्त बना दिया। शूटरों की गिरफ्तारी और राजन के नाम के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एंगल अचानक एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लेती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने एक महिला पत्रकार जिग्ना वोरा को उनके घाटकोपर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन पर 2 मुख्य आरोप लगाए। पहला, जिग्ना ने अपनी पर्सनल राइवलरी के चलते छोटा राजन को जेडे को मारने के लिए उकसाया। दूसरा, उन्होंने ही राजन के गुर्गे को जेडे की बाइक का नंबर प्लेट और उनके घर का पता और उनकी तस्वीर जैसी जरूरी जानकारी दी ताकि उनकी पहचान करके हत्या को अंजाम दिया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर उन पर आरोप ये भी लगा था कि उन्होंने इस सुपारी किलिंग को करने में जो मदद हो सकती थी पहचान से जुड़ी, वो उन्होंने दिया। हालांकि जिग्ना ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने जानबूझकर कोई जानकारी नहीं दी। उनका कहना था कि ये सिर्फ पत्रकारिता के सिलसिले में राजन से बात करती थी, जैसे कि जेडे भी करते थे अलग अलग तरह के गैंगस्टर से। लेकिन पुलिस उन्हें साजिश का हिस्सा मानते हुए गिरफ्तार कर लेती है। मीडिया ने उन्हें तुरंत मास्टरमाइंड और किंगपिन घोषित कर दिया, यानी कि एक तरह से उनका भी मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, जो कि खुद एक पत्रकार थी। गिरफ्तारी के बाद जिग्ना वोरा की जिंदगी रातों रात बदल गई। उन्हें एक जघन्य अपराध की आरोपी बनाकर भाईखला जेल में डाल दिया गया। बहुत ही खतरनाक जेल माना जाता है वो, जहां उनकी मुलाकात कई खूंखार अपराधियों से हुई, जिनकी खबरें वो कभी खुद लिखा करती थी। जेल के अंदर उनका अनुभव एकदम मानसिक आघात और संघर्ष जैसा था। उन्होंने बाद में अपनी एक किताब बिहाइंड बार्स इन भाईखला माई डेज इन प्रिजन में दर्ज किया है वो सभी जानकारी। जिग्ना ने लगभग 9 महीने जेल में बिताए और जुलाई 2012 में उन्हें जमानत मिली। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन पर लगा दाग उन्हें हमेशा सताता रहा। उनका करियर, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ इस केस ने बर्बाद कर दिया। उन पर अगले 7 सालों तक मुकदमा चलता रहा। इस बीच 2015 में इस हत्याकांड के मेन मिडलमैन विनोद असरानी की बीमारी की वजह से मौत हो गई, जिससे एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। साल 2015 में कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे भारत डिपोर्ट करके दिल्ली की तिहाड़ जेल में लाया गया। सीबीआई ने इस केस की जांच अपने हाथ में ली और राजन को जेडे के हत्याकांड में मेन कॉन्स्पिरेटर बनाया गया। राजन तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश होता रहा। जांच एजेंसी ने हत्या के पीछे राजन का गुस्सा, जेडे की किताब और जिग्ना द्वारा उकसाने के आरोप को पुख्ता करने की कोशिश की। 7 साल तक चले इस हाई प्रोफाइल मुकदमे के दौरान सरकारी पक्ष ने कुल 155 गवाह पेश किए। कई उतार चढ़ाव आए, कुछ महत्वपूर्ण गवाह अपने बयान से मुकर गए और सबूतों की कड़ी कई जगह पर कमजोर पड़ी। फिर 2 मई 2018 को आया फैसला। विशेष मकोका कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जेडे की हत्या की साजिश रचने का दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। राजन के साथ 8 और गुर्गों को भी दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने जिग्ना वोरा और पॉलसन जोसेफ को निर्दोष बरी कर दिया। जिग्ना के लिए ये मोमेंट ऐसा था जिसका उन्हें सालों से इंतजार था, इसलिए कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया गया तो जिग्ना वोरा इमोशनल होकर रो पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि राजन को सजा मिली, जिग्ना रिहा हुई, तो गुत्थी कहाँ अनसुलझी रह गई, सब कुछ तो हो गया। तो देखिए, कोर्ट के फैसले ने छोटा राजन को तो सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन इस हत्याकांड की सबसे बड़ी गुत्थी यानी इस हत्या में जिग्ना वोरा के रोल को लेकर जो मामला था वो अनसुलझा ही रह गया। मतलब पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास जिग्ना के खिलाफ सीडीआर जैसे पुख्ता सबूत हैं, लेकिन कोर्ट ने माना कि जिग्ना का राजन से कांटेक्ट में रहना जो कि क्राइम रिपोर्टर का काम है, या जेडे से ईर्ष्या रखना जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, ये साबित नहीं करता कि उन्होंने हत्या की साजिश रची थी या राजन को उकसाया।
कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष जिग्ना के खिलाफ कोई भी ट्रस्टवर्दी एविडेंस जो है वो पेश नहीं कर पाया, जिससे ये साबित ही नहीं हो सका कि उन्होंने जानबूझकर जेडे की पहचान की जानकारी राजन को दी थी या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि अगर जिग्ना ने जानकारी नहीं दी तो राजन के सूत्रों को जेडे की बाइक का नंबर और पवई स्थित घर का पता कैसे चला? क्या कोई और गुमनाम आदमी था जिसने पैसों के लिए या किसी और मकसद से राजन को ये किलिंग इंफॉर्मेशन दी थी? क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ राजन का अहंकार और जिग्ना की जलन ही थी, या कोई तीसरी बड़ी ताकत जैसे कि ऑयल माफिया या मुंबई का कोई ताकतवर बिजनेसमैन था जिसके खिलाफ जेडे अपनी कलम चला रहे थे? ये शख्स शुरुआती जांच में भी आया था, लेकिन राजन वोरा एंगल के बाद इस पर पर्दा डाल दिया गया। कहीं राजन को मोहरा बनाकर किसी और ने अपनी दुश्मनी तो नहीं निकाली? ये सभी बात हमेशा एक अनसुलझे रहस्य की तरह हवा में तैरती रही और शायद हमेशा हमेशा के लिए तैरती रहेगी। कानूनी तौर पर जिग्ना बोरा 7 साल के संघर्ष के बाद निर्दोष साबित हो गई, लेकिन मीडिया और लोगों की नजरों में वो हमेशा इस साजिश का एक हिस्सा रही। उनके ऊपर एक सीरीज भी बनी नेटफ्लिक्स पर, उसमें भी ये गुत्थी कहीं ना कहीं ग्रे में ही रहा, यानी कि ब्लैक व्हाइट जैसा कुछ नहीं था कि ये दोषी है ये निर्दोष है, वहाँ भी कुछ मामला उलझा ही था। बाकी वो सीरीज कौन सी है मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आप कमेंट कीजिए कि नेटफ्लिक्स की वो सीरीज कौन सी है, आपने देखी है या नहीं और आपको क्या लगता है। बाकी जेडे की हत्या सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड हिट नहीं थी, ये एक पत्रकार को उसकी लीडर कलम की कीमत चुकाने के लिए दी गई खौफनाक सजा थी। उस सजा के पीछे की पूरी कहानी, सच्ची कहानी, खास करके जिग्ना बोरा के एंगल से आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई। जिग्ना को बरी किए जाने के बाद ये साबित हुआ कि मीडिया ट्रायल और पुलिस के शुरुआती आरोप से परे न्याय की कसौटी पर वो निर्दोष थी। लेकिन गुमनाम हाथ जिसने राजन तक जेडे की निजी जानकारी पहुंचाई, वो गुत्थी आज भी मुंबई की फाइलों में कहीं दबी हुई है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। कातिल कौन के 5वें एपिसोड में आज बस इतना ही। आगे इस सीरीज के एपिसोड में आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप यहाँ तक मेरी कहानी देख रहे हैं तो आपको अगले हफ्ते का भी अपडेट दे देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप ये कहानी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अंत तक कहानी देखते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप कहानी अंत तक देखते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से मेरी ये कहानी देख रहे हैं, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ से मेरी कहानी देखते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह से, एमपी से भी, मुंबई से भी और पुणे से भी और बिहार यूपी से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो कहाँ से मेरी कहानियाँ देखते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो मैं अपडेट देने वाला था इस सीरीज को लेकर वो कुछ इस तरह से है कि अगले हफ्ते भी कातिल कौन सीरीज में जो कहानी होगी वो मुंबई से जुड़ी ही एक कहानी होगी। एक ऐसे कत्ल की कहानी जिस पर खूब हंगामा हुआ। उस केस के ऊपर भी मूवी बनी है और मैं आपको इतना बताता हूँ कि वो जो कहानी है वो एक ह्यूमन राइट एडवोकेट के ऊपर है, जो ऐसे लोगों को बचाते थे जिन पर ऐसे ऐसे आरोप होते थे कि उन्होंने देशद्रोह किया है, यानी उन पर शक होता था और किसी गलत कारण से वो जेल में होते थे और ऐसे लोगों को वो सलाखों के पीछे से निकाल कर नॉर्मल ज़िंदगी में लेकर आते थे। मुंबई के वकील थे और इसके कत्ल के पीछे भी छोटा राजन का ही हाथ था। तो अब देखते हैं आपको कितना पता है और आप कितना फॉलोअप करते हैं मेरे साथ। तो ये केस कौन सा हो सकता और किस एडवोकेट की बात मैं कर रहा हूँ वो आप कमेंट में लिखिए। बाकी कातिल कौन के 6ठे एपिसोड में अगले शनिवार को ये कहानी मैं सुनाऊंगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।